हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ 29 फरवरी के लिए एक और स्पेशल वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 6 महत्वपूर्ण अंतर बताने वाले हैं, जिनमें से एक न एक आपके पेपर में इस साल आने वाला है। बस इन 6 को तैयार कर लीजिएगा और 3 अंक आपके पक्के होने वाले हैं। 3 अंक के आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला अंतर, जो कि है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होगा जो आपके पेपर में साल आने वाला है। तो चलिए देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो यह क्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है। किस में होती है? पुंकेसर के परागकोश में, यानी नर भाग होता है जो पुष्प का, उसमें क्या होता है? पुंकेसर, और पुंकेसर के परागकोश में होती है। इसकी बात किया तो यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है, यानी जो मादा भाग यानी अंदर वाली बीजांड के अंदर होती है। फिर देखिए इसमें परागकण या लघु बीजाणु बनता है, तो इसमें परागकण। तो इसमें क्या होगा? इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनता है। क्या बनता है? इसमें परागकण बनता है और इसमें क्या बनता है? गुरु बीजाणु जनन बनता है। इसमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितने? 4। यानी जैसे संरचना इसकी बनाते हैं तो आपने पढ़ी तो होगी, तो इसकी 4 क्या पढ़ते हैं? 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं और इसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है। बस ये 3 अंतर आएंगे इसमें। ये आपके पेपर में 2 अंक का या 1-2 अंक का बन जाएगा, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो अगला है, जो कि है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। एक तो आपको इस टॉपिक को तैयार करना है परागण के लिए, और जो स्वपरागण और परपरागण आपके पेपर में पूछे जाएंगे तो इनको भी तैयार करना है। फिर अब इसके बाद इनमें अंतर क्या होगा तो वो देखेंगे। तो स्वपरागण क्या होता है? यह एक पुष्प के परागकण के उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। यानी मान लीजिए हमने क्या पढ़ा, एक कोई पुष्प का नर और मादा भाग बना लेते हैं, तो ये पुष्प है, परागकोश है, और परागकोश से निकलने वाली परागकण ये हो गया वर्तिकाग्र। तो परागकण के या कोई एक ही पुष्प है तो उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, या उसी जाति के कोई दूसरा पुष्प हो तो उसके परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाएं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। लेकिन इसमें क्या होगा? यह एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। इसमें उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, लेकिन इसमें एक ही जाति के क्या हो जाएंगे? यह एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण। किसके? परागकणों का टूटकर गिर जाना। किस पर? वर्तिकाग्र पर। ये सब परागण क्रिया होती है। तो उसी पर गिरे तो स्वपरागण, और दूसरे पर गिरे तो परपरागण होती है। फिर क्या होंगी? इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होती है। इसमें कहते हैं द्विलिंगी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक लिंगी होती है। इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगहीन नहीं होते हैं। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं सॉरी कैसे। फिर देखिए इसमें प्रायः किसी विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विशेष परागण माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, कीट, इनके द्वारा परपरागण होता है। तो देखिए एक याद कर लो और इसका उल्टा करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, आपको अंतर आराम से याद हो जाएगा। चलिए तो तीसरा अंतर देखते हैं। तो अगला है विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होगा ये भी, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए विदलन क्या होता है? विदलन युग्मनज में होता है और यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। फिर बात किया इसमें अंतरावस्था छोटी होती है विदलन में, तो समसूत्री विभाजन में इसकी अंतरावस्था लंबी होती है। फिर बात किया इसमें अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है, तो इसकी अंतरावस्था में डीएनए और कोश का द्रव दोनों का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोई वृद्धि नहीं होती है और इसकी अंतरावस्था में वृद्धि होती है। फिर 5 में देखिए भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है, यह युग्मनज के आकार का ही बना रहता है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है। फिर देखिए अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप वेरी 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 इम्पोर्टेंट कहेंगे। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर पूछा जाए तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? तो सक्रिय
प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं और इनसे क्या होगा, इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करती हैं। तो ये प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। इससे क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है, लेकिन इससे शरीर में प्रतिरक्षी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यह लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन क्या होगी, यह प्रतिरक्षा कुछ समय काम करती है, लंबे समय तक नहीं रहती। उदाहरण की बात की जाए तो इसमें चेचक के प्रति प्रतिरक्षा यानी चेचक का टीका, और इसमें टिटनेस स्पर्श का टीका आदि ये सब आते हैं। चलिए तो एक और देखते हैं। अगला अंतर है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हो गए, तो ध्यान रखिएगा। तो जीन थेरेपी क्या होता है, इसके अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य या त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन को स्वस्थ जीन में प्रतिस्थापित करते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करा जाता है। फिर 2 की बात की जाए तो यह विधि आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है, और यह क्या होगी, यह प्रतिरक्षा तंत्र की बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी होती है। फिर तीसरा होगा, जीन उपचार का प्रयोग ड्रग्स डिलीवरी तंत्र के रूप में किया जाता है, और एंजाइम थेरेपी का प्रयोग ड्रग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण भ्रूण उपचार है, और इसका उदाहरण ये जो क्या होगा, जिसमें ADA एंजाइम की कमी होती है। अगला देखिए, अगला है स्वस्थाने और बाह्यस्थाने में अंतर। तो यह वन्य जीव एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। कौन में, स्वस्थाने में। और यहाँ वन्य जीवों एवं पादपों को मानव निर्मित परिवेशों में संरक्षित किया जाता है। स्वस्थाने की बात की जाए तो यह यहाँ प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु धन की आवश्यकता अधिक होती है, तकनीक की नहीं। यहाँ प्रबंधन व संरक्षण हेतु तकनीक की आवश्यकता अधिक होती है। फिर बात की है संरक्षण की प्राकृतिक विधि है, उदाहरण के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। और यह संरक्षण की कृत्रिम विधि है, उदाहरण के लिए जीन बैंक और ध्रुस्ती सत्तलन, वनस्पतिक उद्यान आदि। ये सब क्या होंगे, बाह्यस्थानीय संरक्षण हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वो DNA तथा RNA में अंतर आप पढ़ लेना। किसमें, DNA और RNA में अंतर, जो कि इन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो वो लिखा नहीं है, लेकिन आप उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।